रोहित सिलेबस अपडेट चैनल पर सभी दोस्तों को फिर से एक आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण लिंग के बारे में पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आसान भाषा एवं ट्रिक के अनुसार। संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। स्रोतों के अनुसार राम लड़का या बैल पुल्लिंग हो गए और सीता लड़की या गाय स्त्रीलिंग। असली खेल तो निर्जीव और अमूर्त चीजों में शुरू होता है। हाँ, और यही हिस्सा सबसे ज्यादा चकरा देने वाला है। इन नोट्स में साफ लिखा है कि खेत, पवन और प्रेम जैसी अमूर्त भावनाएं पुल्लिंग हैं। तो जैसे हवा शब्द का उदाहरण लें। हाँ बिल्कुल, हवा शब्द में एक हल्कापन और कोमलता महसूस होती है, इसलिए उसे स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा गया। वहीं पवन या प्रेम में एक तरह की व्यापकता या ठहराव का भाव है। तो ये ऐसा है जैसे ज्यादातर पर्वतों के नाम, देशों के नाम या महासागरों के नाम ले लीजिए। हाँ, ये सब पुल्लिंग माने जाते हैं। अरावली हो या प्रशांत महासागर, सब पुल्लिंग। कि प्रशांत महासागर जैसी विशाल जल राशि या जापान जैसा देश या अरावली पहाड़ को एक शक्तिशाली यानी पुल्लिंग वर्ग में रखा गया। पर इसी श्रेणी में गेहूं का एक छोटा सा दाना, नीम का पेड़ और चैत्र या मार्च जैसे महीने भी तो शामिल है ना। हाँ, वो भी पुल्लिंग ही है। तो एक महासागर और गेहूं का एक दाना व्याकरण के एक ही खांचे में कैसे आ गए? यही तो भाषा की खूबी है। अनाज, पेड़ और समय के पैमाने जैसे दिन और महीने, ये सब मानव जीवन के आधार स्तंभ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। सोमवार, दिन, सप्ताह, ये सब पुल्लिंग ही हैं। बिल्कुल। अंतरिक्ष के ग्रहों और नक्षत्रों तक को एक ही पुल्लिंग छाते के नीचे रख दिया गया। अरे, ग्रहों की बात निकली है। अगर अंतरिक्ष के सभी ग्रह और नक्षत्र पुल्लिंग हैं, तो हमारी अपनी पृथ्वी क्या है? हम तो कहते हैं पृथ्वी घूम रही है। हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। और रोहिणी नक्षत्र भी तो स्त्रीलिंग है ना। ऐतिहासिक रूप से हमने उसे हमेशा धरती माता कहा है। बस यही बात है। तो भले ही व्याकरण का ढांचा कहता हो कि ग्रह पुल्लिंग होने चाहिए, हमारे सांस्कृतिक मनोविज्ञान ने पृथ्वी को एक पोषण करने वाली माँ का रूप दे दिया, यानी स्त्रीलिंग बना दिया। क्या बात है। हाँ, और इसी तरह उन समुद्र में उठने वाला ज्वार भी अपनी विशेष प्रकृति के कारण स्त्रीलिंग माना जाता। तिजोरी के रत्न या रसोई का सामान, वहां भी एक स्पष्ट पैटर्न है। नियम 2 के अनुसार प्रायः रत्नों के नाम, धातुओं और द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यों से आपका मतलब तरल पदार्थों से है? हाँ, तरल पदार्थ। पहले रत्नों की बात करें तो हीरा, पन्ना, नीलम, लाल, जवाहर, ये सब पुल्लिंग है। और धातुओं में सोना, मोती, तांबा, पीतल, लोहा, कांसा, सीसा, जस्ता, टीन इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट। और रसोई वाले तरल पदार्थ? द्रव्य या तरल पदार्थों में पानी, जल, घी, दूध, दही, सोडा, तेल, जलजीरा, शरबत, रस, ये सब भी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। एक मिनट, अगर पानी और दूध दोनों पुल्लिंग हैं, तो जब हम उन्हें मिलाकर चाय या कॉफी बनाते हैं तो क्या उनका लिंग भी वही रहता है? यही तो भाषा का असली मजा है। चाय, कॉफी, लस्सी, ये सब स्त्रीलिंग है। अरे वाह, ये थोड़ा अजीब नहीं है? पानी और दूध से बनी चीज अचानक स्त्रीलिंग कैसे हो गई? इसके पीछे शब्द की उत्पत्ति और ध्वनि का प्रभाव होता है। पेय पदार्थों के अपवाद में छाछ, स्याही, शिकंजी, शराब, चाय, कॉफी और लस्सी आते हैं। धातुओं और रत्नों में भी अपवाद है, जैसे सीपी, मणि, रत्ती और चांदी स्त्रीलिंग है। नियम 3 के अनुसार संज्ञाओं में त्व, पा या पन प्रत्यय जुड़ने पर शब्द प्रायः पुल्लिंग बन जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण? जैसे त्व प्रत्यय वाले शब्द शिवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, कवित्व, बंधुत्व। पन वाले बचपन, मित्रपन, बुद्धापन। और पा का उदाहरण है मोटापा। मतलब अगर मुझे पन या पा दिख गया तो मैं मान लूं कि वो पुल्लिंग है? हाँ, काफी हद तक। तो ये नियम 4 क्या कहता है? इसके अनुसार प्रायः भारी भरकम, मोटी और गंदी वस्तुओं को पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए रस्सा, लक्कड़, गड्ढा या गटर। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर घर में कपड़े सुखाने वाले एक सामान्य सी डोरी है तो हम उसे रस्सी कहते हैं। हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है। वो पतली है, नाजुक है। लेकिन अगर वही रस्सी किसी जहाज को बांधने के काम आए, मतलब विशाल और भारी हो जाए,
तो वो अचानक रस्सा बनकर पुल्लिंग हो जाती है। यही तो इस भाषा की खासियत है। एक और उदाहरण देखिए, लकड़ी शब्द स्त्रीलिंग है, आप उसे आसानी से उठा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर पेड़ का एक बहुत बड़ा, भारी और खुरदरा तना जमीन पर पड़ा हो तो वो लक्कड़ बन जाता है। भाषा ने आकार और वजन के आधार पर एक ही मूल चीज के दो अलग-अलग जेंडर तय कर दिए। ओहो, मतलब जो विशाल और खुरदुरा है उसे पुल्लिंग का दर्जा दे दिया गया। एकदम सही। ये सिर्फ नर और मादा का खेल नहीं है, ये वस्तुओं के भौतिक स्वरूप का एक बहुत ही सुव्यवस्थित वर्गीकरण है। ये तो रटने वाली चीजों से बहुत आगे की बात हो गई। इसका मतलब है कि व्याकरण सिर्फ नियम नहीं थोप रहा, बल्कि वो हमें ये बता रहा है कि एक वस्तु को महसूस कैसे करना है। बिल्कुल। अगर कोई रस्सा कह रहा है तो बिना देखे ही हमारे दिमाग में एक भारी भरकम चीज की तस्वीर बन जानी चाहिए। इसके अलावा नियम 5 है, प्रायः अकारांत, ईकारांत या उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जग, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, धन, कवि, ध्वज, जीवन, मुनि, साधु, जंतु, जल आदि। थोड़ा रुकिए, ये अकारांत और ईकारांत काफी भारी व्याकरण वाले शब्द लग रहे हैं। क्या इसका मतलब बस इतना है कि जो शब्द बोलते समय अ, ई या ऊ की ध्वनि पर खत्म होते हैं? बिल्कुल सही। जैसे तन में अंत में अ की ध्वनि है। इसके अलावा नियम 6 भी है। जिन शब्दों के अंत में त्र, न, ड़, ख, ज, आर या आए अक्षर हों तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्र से चित्र, मित्र, पत्र। हाँ, और न या ड़ से रमन, पालन, पठन, पतन, जागरण, पोषण, मरण, चरण। ख से सुख, दुख। ज से स्नेह, मनोज, अनाज। और आर या आय से हार, व्यापार, विचार, आचार, अधिकार, अध्याय, न्याय, व्यवसाय। कमाल है, ये तो सच में एक व्यवस्था है। लेकिन क्या कोई बागी शब्द भी हैं जो इन नियमों को तोड़ते हों? भाषा कोई मशीन नहीं है, इसलिए बागी शब्द तो होंगे ही। पुल्लिंग के इन कड़े नियमों के बावजूद कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लगन, सीख, भीख, मौज। अच्छा। हाँ, और भी हैं, खोज, हार, हुंकार, जयकार, राय, गाय, हाय, जय, खाज। ये सब भी स्त्रीलिंग है। ये व्याकरण के उन ढांचों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। स्वाभाविक रूप से स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। स्रोत बताते हैं कि नदियों, भाषाओं और लिपियों को एक ही व्याकरणिक समूह में रखा गया है। हाँ, और इसमें हिंदी की चंद्र तिथियां भी शामिल हैं। इसके पीछे का भाषाई तर्क बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान दें तो इन सभी चीजों में एक समानता है, निरंतरता और प्रवाह। गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी नदियां हों या फिर हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं। और देवनागरी या रोमन जैसी लिपियां भी। एकदम सही। या फिर एकादशी, द्वितीया, तृतीया जैसी तिथियां जो समय के चक्र को दर्शाती हैं। स्त्री तत्व के साथ जोड़ दिया। नदियों और भाषाओं का ये प्रवाह वाला तर्क वाकई समझ में आता है। ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदियां इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इनका भौगोलिक प्रभाव और बहाव इतना विशाल और रौद्र माना गया कि साहित्य में इन्हें नदी नहीं बल्कि नद यानी पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया। अरे वाह, ये तो बहुत नई बात है। यहां पर स्रोत ध्वनियों की यांत्रिकी की ओर इशारा करते हैं। जब हम बोलते हैं तो शब्द के अंत की ध्वनि बहुत कुछ तय करती है। मतलब जिन शब्दों के अंत में आ या ई की ध्वनि होती है, जिन्हें आकारांत और ईकारांत कहते हैं। हाँ, प्रायः ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। रमा, गीता, अनुजा जैसे नामों से लेकर कली, नदी, बोली और रोटी जैसे शब्दों तक। यह तो एक संगीतमय लय की तरह है। यदि कोई शब्द आ या ई की ध्वनि पर समाप्त होता है तो व्याकरण की दुनिया में उसने प्रायः स्त्रीलिंग की पोशाक पहनी होती है। सही कहा। स्रोत का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यय पर केंद्रित है। हाँ, सफिक्स। ये भाषा के विकास का सबसे रचनात्मक हिस्सा है। यदि हम किसी संज्ञा में ता, आस, आहट, आवट, आई या ई जैसे प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पशु एक शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा दें तो ये पशुता बन जाता है। इस एक छोटे से बदलाव से एक नई अमूर्त भावना का जन्म होता है जो व्याकरणिक रूप से स्त्रीलिंग है, और ये अनगिनत शब्दों के साथ होता है। मधुरता, कठोरता, गुरुता, मिठास, चिल्लाहट, सजावट,
गर्मी, दूरी, थकावट। बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, प्रत्यय केवल शब्द का अर्थ नहीं बदलता, ये उस शब्द को एक नई अवस्था या भाव में ले जाता है। और हिंदी व्याकरण में इन अमूर्त भावनाओं को मुख्य रूप से स्त्रीलिंग ढांचे में रखा गया, जैसे मच्छर या फिर बिच्छू, भालू, ये सब हमेशा पुल्लिंग माने जाते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मक्खी, छिपकली या चींटी जैसे जीव हमेशा स्त्रीलिंग की लिस्ट में रहते हैं। ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, हमारे खुद के शरीर के अंगों के साथ भी व्याकरण यही खेल खेलता है। अच्छा, शरीर के अंगों के साथ भी? हाँ, देखिए, शरीर के ज्यादातर अंग जैसे सिर, हाथ, पैर, दांत, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन फिर अचानक से कुछ अपवाद आ जाते हैं। जैसे कि नाक या जीभ? जी, नाक, जीभ, कलाई, ये सब स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और तो और अगर हम समूहों की बात करें तो देश और समाज पुल्लिंग है। लेकिन सरकार और संसद स्त्रीलिंग है। ये सब कितना रैंडम लगता है सुनने में, जब हम इंसानी पेशों या पदों की बात करते हैं। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। स्रोतों से ये बिल्कुल साफ होता है कि समाज में जो अहम पद है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर, इन सबको व्याकरण हमेशा पुल्लिंग मानता है।